हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, जब वॉरेन बफे की उम्र 11 साल की थी तो उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक खरीदा था जिसका नाम था सिटी सर्विस कॉर्प। इस कंपनी का एक शेयर $38 में सेल हो रहा था, तो उन्होंने $114 से 3 शेयर्स खरीदे, जो उस टाइम पे उनकी पूरी सेविंग्स थी। अब उस शेयर्स को बाय करने का उनका रीजन ये था कि वो कंपनी काफी सालों से कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स कमा रही थी और डिविडेंड्स भी पे कर रही थी। लेकिन कुछ वजह से वो कंपनी ने पिछले कुछ सालों से डिविडेंड्स पे नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो कंपनी के पास ऑलमोस्ट $100 पर शेयर का कैश जमा हो गया था। मतलब जितने रुपयों में वो कंपनी सेल हो रही थी उससे ज्यादा कैश तो उस कंपनी के पास ऐसे ही रखा हुआ था। और यही वजह से वॉरेन बफे ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट की। अब दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आज की तारीख में मेजॉरिटी लोग, ऑलमोस्ट सभी जो अपनी 20s में होते, जो अपनी लाइफ का पहला शेयर खरीदते, तो वो स्टॉक मार्केट में बस यूं ही किसी के बोलने पे इन्वेस्ट कर देते या कोई एक दो सिंपल सा लॉजिक लगा के शेयर्स बाय कर लेते। जबकि आज की तारीख में हमारे पास स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए कितने सारे फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब, और हमारे पास टाइम भी बहुत होता है। जबकि वॉरेन बफे वो टाइम पे सिर्फ 11 साल के थे, तो वो एक जॉब भी कर रहे थे और स्कूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी रिसर्च करके और एक बहुत ही बढ़िया रीजन की वजह से स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उससे अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। तो हमें भी यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलता है कि भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना भी छोटा हो, आपको उसे एक राइट माइंडसेट से और पूरे ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस सीड मनी को ही वेस्ट कर दोगे, यानी अपने बीज को, तो आप एक बहुत बड़ा ट्री कैसे ग्रो करोगे। तो इसीलिए जब आप उस छोटे से अमाउंट से पैसा अर्न करोगे, उसे खुद अपनी आंखों से ग्रो होते हुए देखोगे और लाइफ में छोटी छोटी सक्सेस अचीव करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे और फ्यूचर में बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आप अपना फर्स्ट 10 या 20,000 रुपीज कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए क्या माइंडसेट और स्ट्रेटेजी चाहिए, और एग्जैक्टली आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पिक कैसे करोगे, उसके हम कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखेंगे। तो ये दोनों चीजें हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक सवाल मुझे काफी लोगों ने पूछा है और ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हो। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करने से हमारा क्या होगा, या हमें कितने अमाउंट से एक्चुअली में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ कि उनको अपना आंसर मिल गया होगा। क्योंकि हर एक बड़ा इन्वेस्टर एक टाइम पे छोटा ही था। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वॉरेन बफे जो आज $100 बिलियन के मालिक है, उन्होंने भी $114 से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत की थी। और राकेश झुनझुनवाला ने भी, जो आज 30,000 करोड़ रुपीस के मालिक है, उन्होंने भी अपना पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ $5,000 से शुरू किया था। और जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत में एक छोटा सा अमाउंट सेव किया था और मुझे उसे इन्वेस्ट करना था, तो मैं भी वही सोच रहा था कि क्या मुझे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा और सेव करना चाहिए। और तब मैंने एक बुक रीड की थी जिसमें ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तब हम इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन रिच लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जब हम छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। और इसीलिए रिच लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा बनाते और पुअर माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ में सिर्फ बहाने बनाते। अब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाते तो बहुत ही कम लोग कुछ अच्छी खासी सेविंग्स करते, और उसमें से भी मेजॉरिटी लोग जो सेविंग्स करते, उनकी सेविंग्स हमेशा किसी बैंक अकाउंट में या एफडी में ऐसी पड़ी होती है जहां उन्हें सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। वो उससे एक्चुअल इन्वेस्टिंग नहीं करते ये डर से कि कहीं वो उसे लूज ना कर दे, या शायद अभी उनके पास उतने पैसे नहीं है या उतनी नॉलेज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है उनकी 30s और 40s में, तब उनको इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी 20s में एक छोटे अमाउंट से कभी इन्वेस्टिंग सीखा ही नहीं। तो आज अगर आपके पास सिर्फ एक छोटा अमाउंट है तो आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो कि आपको इससे इन्वेस्टिंग सीखने मिल रहा है। क्योंकि अक्सर जब लोग अपनी 30s और 40s में पहुंचते और जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो तब वो कम रिस्क लेने के लायक होते, क्योंकि उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर करने। तो घुमा फिरा के वो लोग सिर्फ वही एफडी और सेविंग्स प्लान में पैसा लगा देते, जिससे उनको बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है। और अच्छी खासी सेविंग्स करने के बाद भी वो लाइफ टाइम काम करते रह जाते, क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट्स प्रिंट किए, जिससे अब महंगाई और ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है। सिर्फ पिछले 2-3 सालों में ही 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 30,000 से ग्रो होकर 50,000 के ऊपर जा चुका है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 80 to 100% इंक्रीज हो गया है। लेकिन बहुत लोगों की सैलरी अभी भी वहीं के वहीं होगी और उनकी सेविंग्स भी उतनी होगी जहां उनको सिर्फ 8 से 10% का इंटरेस्ट मिला होगा। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भी है, जैसे 10,000 रुपीज, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको उसे फौरन काम पे लगा देना चाहिए, ताकि वो भी और ज्यादा मेहनत करता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर लोगे। अब दोस्तों, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड्स है आप उसे इन्वेस्ट करोगे, तो सवाल ये उठता है कि आप उसको एक्चुअली में इन्वेस्ट करोगे कहाँ।
क्योंकि अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी, ये सब पुराने ऑप्शंस तो थे ही, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई है। फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्कीम्स मिलेगी जैसे यूलिप, ईएलएसएस, बहुत सारे टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस जैसे एनपीएफ, पीपीएफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस स्टॉक मार्केट में ही आपको अलग अलग तरह की एडवाइस मिलेगी। कोई आपको कहेगा कि आपको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई कहेगा आईपीओज में, कोई कहेगा आपको ब्लू चिप और बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर कोई कहेगा अरे ब्लू चिप कंपनीज तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। फिर कुछ लोग कहेंगे कि अरे म्यूचुअल फंड में तो वही बड़ी कंपनीज होती है, तो आखिर हम इन्वेस्ट करें कहाँ? तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल आंसर देता हूँ। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदना मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है जब आप कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हो। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जहां बात आती है गोल्ड की, तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न इतना खास नहीं होता है। गोल्ड आपकी वेल्थ को सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता है, उसे ग्रो नहीं करता है। और जितनी भी पॉलिसीज होती है जैसे यूलिप, गारंटीड इनकम प्लान या पीपीएफ, ये सब में आपको हमेशा 10% या उसके आसपास का ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट से आपको 10% से अच्छा रिटर्न काफी आसानी से मिल सकता है, और हर एक एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट पे आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो होगी। जैसे अगर आप किसी स्टॉक से 10% का रिटर्न कमाते हो तो आपका 1 लाख रुपया 20 साल में 6.7 लाख रुपीज में ग्रो होता है, और अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख में ग्रो होता है। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक से 20% का रिटर्न कमाते हो तो वही 1 लाख रुपया 20 साल में 38 लाख में ग्रो होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 20% का रिटर्न कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत ही मुश्किल होता है, इतना रिटर्न हम नॉर्मल लोग कैसे कमा सकते हैं? लेकिन दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में बेसिक कॉमन सेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की कुछ खास नॉलेज नहीं भी है तो भी आप ये 20% का रिटर्न बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। इसका मैं आप लोगों को एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते या एक अच्छे अमाउंट का गोल्ड खरीदते तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते, और फिर जब हम उसे खरीद लेंगे तो हम अपनी प्रॉपर्टी को 1-2 साल में बेचते नहीं है। हम ऐसा बहुत ही रेयरली सुनते कि हमारे किसी रिलेटिव ने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी और फिर 2 साल बाद 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के उसे सेल कर दिया। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे लोग किसी स्टॉक को 2-3 साल के लिए भी ईमानदारी से होल्ड नहीं करते, 10-20 साल तो बहुत दूर की बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कितने टाइम के लिए, और अगर आप अच्छी क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आप उससे कोई भी प्रॉपर्टी के मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अब इसका भी मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये कंपनी है मैरिको, जो काफी फेमस कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते हैं। तो अगर आप इसका पिछले 20 साल का रिटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 11,000% का रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 110 गुना। तो अगर हम इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 24% का होता है। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आपको कैसे टाइप के स्टॉक्स पिक करने चाहिए। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और उस पे आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हो जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी 20s और 30s में भले ही आपके पास एक छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो, जैसे 5 या 10,000 रुपीज, उसे आपको अच्छी क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम होता है कंपाउंडिंग के पावर को यूज करने के लिए। और फिर अपना टाइम आपको अपने करियर में यानी जॉब और बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इनकम अर्न कर सको। और फ्यूचर में जब आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरी जगह पे। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको एक राइट माइंडसेट और स्ट्रेटेजी मिल गई होगी कि आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ और किस तरह करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि आपको कौन से टाइप के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ जिसे आप अगर फॉलो करोगे तो आप अपना लाखों का फायदा कर सकते हो। तो अब हम ये समझते हैं कि आपको स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम टिकर टिप पे आते हैं, जो एक स्टॉक स्क्रीनर है। यहाँ से आपको इंडिया की ऑलमोस्ट सारी स्टॉक्स की डिटेल्स मिल जाएगी एक ही जगह पे। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब हम इस स्टॉक स्क्रीनर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे हजारों स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी। अब इनमें से हम कौन से स्टॉक्स चुने ये पता लगाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हमें किस टाइप के स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पैसे लूज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप के स्टॉक्स है साइक्लिकल स्टॉक्स, यानी ऐसी कंपनीज जिनका परफॉर्मेंस अगर आप एक लॉन्ग टर्म ग्राफ में देखोगे तो वो एक साइकिल की तरह होता है। मतलब जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो उनका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट कंडीशन खराब होती है तो ये उतना ही नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, या इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल कंपनीज। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेते, ये इंडिया की एक बहुत ही फेमस कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है।
लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो लोग वो टाइम पे कार्स नहीं खरीद रहे थे, लोग वो टाइम पे बेसिक और खाने पीने की चीजों को खरीद रहे थे, और जिसको उस टाइम पे कार खरीदना भी था तो वो लोग कुछ महीनों के लिए रुक गए होंगे। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ इसका शेयर का प्राइस देखोगे तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न दिखेगा। जब बुल मार्केट शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले ही इनका शेयर प्राइस ऊपर भागने लगता है, और इसीलिए जिन्होंने इसमें पहले इन्वेस्ट किया होता है यानी मार्केट क्रैश के बीच, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो बिगिनर्स को मैं ऐसे स्टॉक्स इसीलिए अवॉइड करने कहता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा बुल मार्केट के बीच ही एंटर करते, मतलब यहाँ पे जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है, न्यूज में और हर जगह आपको दिखेगा कि देखो लोग स्टॉक मार्केट से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये स्टॉक आज कितना % ऊपर गया, ये वाले स्टॉक ने आज 52 वीक हाई टच किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स लाखों करोड़ों के नंबर्स में बुल मार्केट के बीच अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन करते और फिर बिना कोई ज्यादा रिसर्च किए सिर्फ प्राइस चार्ट को देख के इनमें इन्वेस्ट कर लेते। जैसे अगर हम इसके लास्ट बुल रन की बात करें तो पिछले 1-2 साल में बहुत सारे इंडियंस ने स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, लेकिन अब ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो जिन लोगों ने इसमें 2020 के बीच इन्वेस्ट किया था तो सिर्फ वही लोगों को इससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने वो टाइम पे इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सब बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको भी करना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन स्टॉक्स में आपकी बाइंग और सेलिंग की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस टाइमिंग के खेल में जिस तरह आपको बिहेव करना चाहिए बिगिनर्स हमेशा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं और अपने पैसे गंवाते हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया ग्रीडी होती है तो आपको मार्केट क्रैश के बारे में डरना चाहिए, और जब मार्केट क्रैश के बीच पूरी दुनिया डर रही होती है तब आपको ग्रीडी होना रहता है। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स को ये बात जल्दी समझ नहीं आती है। तो इसीलिए अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में शुरुआत के कुछ सालों तक आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो और पहले मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करो। फिर दूसरे टाइप के स्टॉक है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है ऐसी कंपनीज जिनमें कोई ग्रोथ का स्कोप होता ही नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन सर्विस, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, रेडियो और टीवी चैनल्स। ये सब इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही है क्योंकि अब एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका हमारा बदल चुका है। या फिर ये एनर्जी सेक्टर की कंपनीज, क्योंकि लोग आजकल ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम ONGC की बात करें तो बहुत लोग ऐसी कंपनीज में डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक वैल्यू स्टॉक नहीं है, ये एक वैल्यू ट्रैप है। ऐसे स्टॉक्स हमेशा चीप वैल्यूएशन पे ही सेल होते रहते हैं और टाइम के साथ ये और ज्यादा सस्ते होते रहेंगे क्योंकि इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर तीसरी टाइप की कंपनीज जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो है पेनी स्टॉक्स, मतलब जिनके स्टॉक्स एकदम चीप प्राइस पे सेल होते हैं, जैसे 5 या 10 रुपया पर शेयर या फिर उससे भी कम। पेनी स्टॉक्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसकी लिंक आपको यहाँ और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं ये रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी बिगिनर्स जिनके पास 5-10 हज़ार रुपये होते तो वो हमेशा किसी पेनी स्टॉक से ही अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत करते। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस पे 1 रुपीज to 10 रुपीज एंटर करते और फिर रैंडमली ये कंपनी पिक कर लेते। तो अगर आप ऐसी कोई कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनके 1000 स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको हमेशा कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज होती है जो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है, जैसे इनका बिजनेस ही शायद पूरी तरह फेल हो गया है या फिर ये फ्रॉड और बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, तो इनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर हम इनका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि किस टाइप के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको हमेशा सिर्फ प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे मिडिल क्लास के लोग ही मिलेंगे। प्रमोटर्स इसीलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया होता है, तो शुरुआत में पूरी कंपनी इन्हीं की होती है। लेकिन बाकी सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, FIIs और DIIs पहली फुर्सत में ऐसे स्टॉक्स को सेल कर देते और उनके बदले बिगिनर इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स को बाय करते लॉटरी टिकट समझ के। और इसीलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा पैसा लूज करते, क्योंकि पेनी स्टॉक्स चीप नहीं होते, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते, क्योंकि ये आपसे आपका पूरा कैपिटल लूज करवा सकते हैं। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एज ए बिगिनर आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो हर साल हर मार्केट कंडीशन में ग्रो होती रहे। इसमें ज्यादातर रिटेल कंपनीज होती है जो बेसिक नेसेसिटीज के आइटम सेल करती है, या फिर FMCG कंपनीज जिसको हम कंज्यूमर स्टेपल्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम रैंडमली एक कंपनी पिक कर लेते, तो यहाँ पे हम डाबर कंपनी की बात करते। अगर हम इसका एक क्विक एनालिसिस करते इसके फाइनेंशियल्स पे क्लिक करके कि इन्होंने पिछले 10 साल में कैसा काम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके सेल्स और प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। ये हर एक ईयर यानी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको हम यहाँ पे ग्रोथ व्यू पे क्लिक करके एकदम इजीली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस ग्रीन में, क्योंकि ये कंपनी हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ शो कर रही है कंसिस्टेंसी के साथ। और यही चीज आपको इसके शेयर प्राइस पे भी दिखेगी कि इनका शेयर प्राइस भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी कंपनी लेते हो, जैसे एक साइक्लिकल स्टॉक यानी इस 4 व्हीलर की कैटेगरी में से मारुति सुजुकी की हम बात करते और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते, तो 2013 से लेकर 17 तक सब ग्रीन था, मतलब सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे। लेकिन उसके 3-4 साल बाद सब रेड में रहा, और यही चीज आपको इसके शेयर प्राइस पे भी देखने मिलेगी।
पिछले 4 साल से इसका शेयर प्राइस ऊपर ही नहीं गया है। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में आपको 3 बार राइट होना पड़ता है। सबसे पहले आपको कौन सी कंपनी पिक करनी है, फिर दूसरा कौन से टाइम पे बाय करना है, और तीसरा उसे कब सेल करना है। ये तीनों चीजों में आपको राइट होना ही पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप एक बार प्रॉफिट कमा भी लोगे तो शायद आप बार बार प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसीलिए लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है। तो इसीलिए एज ए बिगनर आप ऐसी कंपनी पिक करो जो कंसिस्टेंटली अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर रही है। जैसे अगर हम पिडिलाइट कंपनी की बात करें तो आपको इसका स्टॉक प्राइस भी एकदम कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए दिखेगा, क्योंकि इनका सेल्स और प्रॉफिट बिल्कुल वैसा ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कंपनीज में आपकी एंट्री की टाइमिंग इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होगी। अगर आप बुल मार्केट के टाइम भी इनमें इन्वेस्ट करते हो और थोड़ा सा ओवर पे करते हो, मतलब जैसे ही आपको मंथली सैलरी मिलती है तो आप कुछ हजार रुपया सिस्टमेटिकली इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाओगे ही, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको 3 चीजों में राइट होने की जरूरत नहीं होगी कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसे कब बाय करना है और फिर उसे कब सेल करना है। आपको बस अच्छी कंपनी ढूंढनी है और उसमें हर महीने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहना है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके पास अच्छी खासी वेल्थ होगी। और बाकी टाइम आप कंपनीज को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करने में लगा सकते हो या अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्टॉक के प्राइस को रोज देखने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका बस टाइम वेस्ट होगा और आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे। उससे अच्छा ये होगा कि आप इन्वेस्टिंग के टाइमलेस प्रिंसिपल्स पे फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म न्यूज और ट्रेंडिंग चीजों पे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज कैसी होती है, कंपनी के अकाउंट्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं और कंपनी का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको सीखना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है जिसे जान के आप एक अच्छे इन्वेस्टर तो बनोगे ही, लेकिन साथ में जब आप फ्यूचर में कभी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सब लेसन्स आपको उसमें भी काम आएंगे। और वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि आई एम अ ग्रेट इन्वेस्टर बिकॉज आई एम अ ग्रेट बिजनेसमैन, एंड आई एम अ ग्रेट बिजनेसमैन बिकॉज आई एम अ ग्रेट इन्वेस्टर। क्योंकि हर इन्वेस्टर को एक अच्छे बिजनेस की तलाश होती है और हर बिजनेसमैन का उसके बिजनेस से मेन फोकस यही होता है कि वो कैसे उससे वेल्थ क्रिएट करे। क्योंकि सिर्फ अच्छे स्टॉक्स का नाम जान लेना काफी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छी कंपनीज के नाम ऑलरेडी पता होंगे, बहुत सारी हाई क्वालिटी कंपनीज के गुड्स और सर्विसेज आप ऑलरेडी यूज कर रहे होगे और शायद पिछले 10-20 सालों से यूज कर रहे हो, जितने टाइम में उन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्टॉक्स के अप्स एंड डाउन्स में कैसे रिएक्ट करते हो। तो इसीलिए आप अपने इमोशंस को ट्रेन करो और पेशेंस को प्रैक्टिस करो, और साथ में आप अपनी खुद की पर्सनल लेवल पे इंट्रिंसिक वैल्यू को ग्रो करो, मतलब अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहो, जिससे आपकी खुद की इनकम भी बढ़ेगी आपकी वेल्थ के साथ। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूबल और मोटिवेशनल वीडियोस में लाता रहूंगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ और कितने अमाउंट का किया था, और कितने अमाउंट के पोर्टफोलियो के साथ आप रिटायर होना चाहते हो। टिकट टिप्स से स्टॉक को एनालाइज करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फ्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।